शिक्षा के माध्यम से नौकरी का सपना और अपने जीवन को चलाने का सपना ना देखे समाज, और समाज के वो लोग जो ऐतिहासिक तौर पर समाज में मार खाए हुए हैं, पिछड़े हैं, नौकरियों की संभावनाएं बहुत सीमित हैं। इसलिए सरकारी शिक्षा को और भी कमजोर करना है। जिस तरीके से शिक्षा को समाज में न्यायालय के द्वारा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके द्वारा जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी जिनका भविष्य एक दिशा से दूसरी दिशा में पेंडुलम की तरह घूम रहा है, उसका क्या प्रभाव बच्चों पर शिक्षा में पड़ेगा या शिक्षा पर ओवरऑल इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये किसी के लिए भी समस्या नहीं है। नहीं तो ये जो लड़ाई है ये कोई एक टेक्निकल लड़ाई नहीं है कि केवल एम्प्लॉयमेंट या जिस तरीके से रोजगार दिया गया उसमें किन नियमों का पालन किया गया, किन नियम तोड़े गए, किसके लिए तोड़े गए, कब तोड़े गए, किसने तोड़े, ये सारे सवाल हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा से जुड़े कर्मचारी, शिक्षक और गैर शिक्षक, उनके प्रति जिस तरह से एक लंबे समय के लिए उनको इस जगह एक जगह ढकेला गया है जिसमें शिक्षा की जो उसका प्रभाव है शिक्षा पर, वो किसी तरह से भी समाज में चर्चा में नहीं आता। अगर इस पर कोई निर्णय लेना भी है तो समयबद्ध तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की। तो पहला सवाल जो प्रेस के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि जो समाज का और सरकारों का शिक्षा और कोर्ट का शिक्षा के और शिक्षकों के प्रति जो रवैया है, जिसमें जो उसके ऊपर बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव है, जो उसको कीमत जिसको अदा करनी पड़ती है, वो उसकी मुख्य विषय नहीं बनता जिसके आधार पर बाकी सारे फैसले किए जाए। दूसरी बात जो मैं आप प्रेस के माध्यम से मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है, यहां पर बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारे साथी बहुत सारी बातें कहते हैं तमाम विषयों पर एक जो समन्वय, एक जो साझा बात बंगाल के एक्सपीरियंस है, या अभी जो और बात हुई कल अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी खबर थी स्कूलों को लेके कि किस तरह से स्कूल बंद हो रहे हैं, इन सब में लेके जो एक जुड़ाव है चीजों में, वो जुड़ाव को भी मैं लगता है कि प्रेस को उभारना चाहिए और समाज में चर्चा में लाना चाहिए। वो है कि जिस तरह से श्रम कानून, पूरी आर्थिक नीति, जिस तरह से खेती के नियम और जिस तरह से उद्योग के नियम, इन सबके बीच में जो एक समन्वय है, वो सब एक दिशा में सारी चीज को ले जा रहा है। अभी कृषि के कानून वापस लिए गए, आपको पता है कि उसको लेने के बाद सरकार ने, चाहे लैंड पूलिंग का बिल हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित बिल हो, वही कान को इस तरफ से पकड़ने के बजाय दूसरे तरफ से पकड़ने का एक प्रयास किया है। ये पूरा माहौल चल रहा है कि जो भी तय किया गया है समाज में आर्थिक तौर पर दिशा को बदलने का, उसकी पूर्ति हर रूप में होनी है। नई शिक्षा नीति जो श्रम बाजार में परिवर्तन करने की आशा की जा रही है उद्योगपतियों द्वारा या सरकार के द्वारा, नई शिक्षा नीति उस श्रम नीति की पूर्ति के लिए पूरी रूप से कमिटेड है। तो जो ये शिक्षा के क्षेत्र में सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल को लेके हो, चाहे विश्वविद्यालयों के ऊपर जो प्रहार हो, उमा ने बात करी, बहुत सारी और जिस किस्म के शिक्षक और शिक्षा से संबंधित कर्मचारियों पे जिस तरह प्रहार हो रहा है, ये सब एक लय का हिस्सा है, सब एक जुगलबंदी का हिस्सा है, जिसके अंदर श्रम बाजार में किसी किस्म की भी नौकरियों की संभावनाएं बहुत सीमित हैं और नौकरी एक खास किस्म की आपके सामने आनी है। उसके होते जो शिक्षा है उसको उसका रूप बदलना है और एक उसको किसी रूप में ध्वस्त भी करना है, और यह प्रहार चारों तरफ से हो रहा है। उसमें जो डीमीनिंग ऑफ एजुकेशन है, डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, वो डीमीनिंग डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एजुकेशन कई रूपों से हो रहा है। उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस का भी डीलेजिटिमाइजेशन बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी शिक्षकों का एम्प्लॉयमेंट इस रूप में किया जाए जिसमें ये तमाम सवाल खड़े हों और इतनी केयरलेसली या इतनी कैजुअली किया जाए कि जिसमें तमाम किस्म के लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू खुलें, जो सालों जिनके ऊपर बहस और चर्चा हो। ये सब एक खास ताल का, एक खास दिशा का, आपस में एक समन्वय का उदाहरण देता है। क्योंकि नौकरी और नौकरियों की संभावनाएं बहुत सीमित हैं, इसलिए सरकारी शिक्षा को और भी कमजोर करना है। प्राइवेट शिक्षा में भी एक खास दिशा में हमने जाना है, और उसमें जाने के लिए हमें जो शिक्षा के साथ करना पड़ेगा, इसका उदाहरण बहुत है। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब प्राइवेटाइज करने थे, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर वो कभी चर्चा नहीं हुई कि उनमें क्या खामियां हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। वही पैसा नई स्कीमों के माध्यम से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की ऑब्जेक्टिव्स थे, टारगेट्स थे, उसकी पूर्ति के लिए कहीं और दे दिए गए। इसी तरह शिक्षा में हो रहा है। तो शिक्षा में, सरकारी शिक्षा में आज अध्यापकों की और सरकारी स्कूलों में आम लोगों की जो भर्ती है, उससे सरकार को बहुत सीमित दिलचस्पी है। इसलिए ये बहुत कैजुअल, रफ
और केयरलेस ट्रीटमेंट अध्यापकों के संग और गैर अध्यापक जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके साथ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रेस के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो विषय जुड़े हुए हैं, जो आज बंगाल में हो रहा है, वो किसी एक खास धारा का हिस्सा है, एक खास दिशा का हिस्सा है, जिसमें शिक्षा को अपनी जड़ों से कमजोर करना है। नई शिक्षा नीति का दूसरा पक्ष भी है जो इस बंगाल के अनुभव से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि शिक्षा के माध्यम से जो संभावना पैदा हुई थी थोड़ी बहुत 75 से लेके 80-85 तक, कि शिक्षा के माध्यम से जो बहुत ऐतिहासिक तौर पे पिछड़े सामाजिक वर्ग हैं, जो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं, उनको एक मौका मिले कि वो समाज में बराबरी के लिए कुछ लोग उसमें से कम लाभान्वित हो सके। अब नई शिक्षा नीति में वो संभावना भी खत्म करनी है। वो इसलिए खत्म करनी है कि शिक्षा के माध्यम से नौकरी का सपना और अपने जीवन को चलाने का सपना ना देखे समाज, और समाज के वो लोग जो ऐतिहासिक तौर पर समाज में मार खाए हुए हैं, पिछड़े हैं, और जो ऐतिहासिक डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव करते रहे हैं, उनको भी किसी किस्म की शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई एस्पिरेशन, कोई सपना उनके अंदर किसी तरह से भी इंप्लांट ना हो। ये इसके लिए भी एक डीलेजिटिमाइजेशन, एक शिक्षा को कमजोर करने का प्रयास है। और बंगाल के प्राइमरी स्कूल के इतने बड़े गिनती में अध्यापक, जिनको जिस रूप में ट्रीट किया जा रहा है, मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा कि ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट को क्या करना चाहिए, पर जो शिक्षा के प्रति रवैया सरकार, न्यायपालिका और समाज का इसमें निहित है, मुझे लगता है कि प्रेस के माध्यम से हमें वो मुख्य तौर पे उभारने की बात है। कोर्ट में जो दाव पेच होंगे वो एक अलग सवाल है। और तीसरा और अंतिम पक्ष जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये है कि अध्यापकों का जो संघर्ष है, जो बंगाल में इतनी बहादुरी से चल रहा है, ये संघर्ष भी प्रेस को समाज के साथ, जनता के साथ साझा करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आपके सामने स्पष्ट है कि आज जो भी देश में हो रहा है और जिस दिशा में भी देश जा रहा है, उसमें अगर कोई बचाने की संभावना है, किसी चीज को दोबारा खड़े करने की संभावना है, या दिशा को किसी रूप से भी चुनौती देने की संभावना है, तो वो चुनौती सिर्फ संघर्षों के माध्यम से हमारे सामने, उसकी अगर कोई रोशनी है तो वो यही है। तो मुझे लगता है कि इस संघर्ष, जो न्याय का संघर्ष है और न्याय प्राप्ति का संघर्ष है, इसको भी प्रेस को जनता के सामने ले जाने की जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन 3 कारणों से हम आपके बीच हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप बंगाल के साथियों की और ओवरऑल जो शिक्षा की हमने बात की है, उसकी दोनों बातें आप समाज के साथ अपने लेखन और अपने माध्यम से, अपने मीडियम के माध्यम से साझा करेंगे। धन्यवाद।